हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम अरिहंत की जो बुक में हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड हर माइन्यूट पॉइंट पे अपने ध्यान को बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो इनिशियली जो गवर्नर जनरल होता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, क्योंकि बंगाल उस समय ज़्यादा पावर में था। ठीक है, हालांकि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, लेकिन इन सब में जो स्ट्रॉन्ग था वो था बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था वो स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए जो गवर्नर बनता था, गवर्नर जनरल बनता था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे। तो पहला जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो था वारन हेस्टिंग, जिसका पीरियड रहा 1772 से लेकर 1785 तक का। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारा काम किया। इसने सबसे पहले तो जो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक चला था, जिसे 1772 में इसने ख़त्म कर दिया। और वो डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जो दीवानी राइट्स थी, वो दीवानी राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थे वो लोकल जो नवाब वगैरह होते थे उनके हाथ में रहता था। तो ये डुअल गवर्नमेंट को जो है वारन हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया। एंड ही ब्रॉट द डुअल गवर्नमेंट टू एन एंड बाई रेगुलेटिंग एक्ट। इसने एक रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय पास हुआ 1773 में। उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बेसिकली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको नया एक रेगुलेशन के लिए एक रूल बनाया गया, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, उसको ख़त्म किया गया। नेक्स्ट आता है द एक्ट ऑफ 1781। द एक्ट ऑफ 1781 वाज द क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, इस पहले क्या था कि ये थोड़ा वेग था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है जो कलकत्ता में थी, वो कौन कौन से पावर्स है जो यूज कर सकती है, कौन कौन सा पावर जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास है, और कौन कौन सा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये पहले क्लियर नहीं था। तो ये 1781 में एक एक्ट लाया गया और इसे जो है क्लियर किया गया। एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। अब इसके जो है कामकाज की कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में, उसके लिए प्रावधान लाया गया एक्ट ऑफ 1781 में। इसी के समय, इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी वारन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। रोहिला वार हुआ था 1774 का। रोहिला वार हुआ था 1774 का। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जहाँ पे रोहिला काफ़ी ज़्यादा थे, उन्होंने विद्रोह किया था और उन्होंने वार किया था। बेसिकली फर्स्ट मराठा वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार जिसे कहते हैं, 1785 से लेकर 1782 के बीच में ये चला था। और इसमें जो है मराठा जीते थे। इवन वो मद्रास के फोर्ट के करीब तक पहुंच गए थे, वहाँ तक का एरिया जो है एक्वायर कर लिया था। ब्रिटिशर्स को काफ़ी हानि हुई थी इसमें। इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुआ था 1782 में। ठीक है, और वो वार को वहीं पे एंड किया गया। फिर आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ये 1780 से लेकर 84 के बीच में चला। और फाउंडेशन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बहुत पुरानी सोसाइटी है और इसके फाउंडर को जो है बार बार सवाल के तौर पे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसके फाउंडर जो थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, 1784 में इसके फाउंडर बने सर विलियम जोन्स इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट आता है द ट्रांसलेटर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में 1789 में इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, संस्कृत में ओरिजिनली था। हु ऑल्सो रोट
इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाई चार्ल्स विल्किंसन। तो ये सब काम जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम को और जो भगवत गीता है उसको भी जो है उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया भगवत गीता का, ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और ये भी सवाल बार बार एक पेट सवाल बन जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा। दूसरा देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसके समय जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था वो काफ़ी फेमस हुआ था। खैर इसके समय और भी सारी चीज़ें बहुत फेमस हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पीरियड था ये 1786 से लेकर 1793 के बीच का रहा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पीरियड रहा ये 1786 से लेकर 1793 के बीच का रहा। इसके समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1790 से लेकर 1792 के बीच में चला, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जहाँ पे टीपू सुल्तान जो है लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, वो एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो उसमें हारे थे, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था टीपू सुल्तान को, और उनका आधा राजपाट जो है छीन लिया था लगभग अंग्रेज़ों ने। और इसी के साथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम साइन होता है और ये वार ख़त्म होता है। और चौथा जो वार हुआ था उसमें तो बिल्कुल टीपू सुल्तान मारे भी गए और वो वार का ख़त्म हुआ, ठीक है। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इसके अलावा इसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है बिहार में और बंगाल में लागू किया 1793 में, जिसे हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे लैंड का जो राइट्स है वो ज़मींदार को दे दिया गया और जो किसान थे उनको टीनेंट्स बना दिया गया, टीनेंट्स बना दिया गया। ज़मींदार को बोला गया कि भाई आप जो है जितना प्रोड्यूस आएगा, जितना टैक्स आएगा, टैक्स में से आप जो है जितना टैक्स आएगा, टैक्स में से आप 1/11 पार्ट आप रख लोगे और 10/11 पार्ट जो है आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दोगे। ज़मींदारों को ये दिया गया इंस्ट्रक्शन और बोला गया कि आप फ्री हो, किसी भी लैंड पे आप डिसाइड कर सकते हो कि टैक्स कितना होगा, 30% होगा, 50% होगा, कितना टैक्स होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक ड्रैकोनियन सेटलमेंट सिस्टम था जिसमें ब्रिटिशर्स को फ़ायदा था, ज़मींदारों को फ़ायदा था, बट किसानों को बिल्कुल ही इसमें बहुत बड़ा लॉस था, बहुत ही दिक्कतें हुई किसानों को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। And he introduced judicial reform by separating revenue administration from judicial administration and established a system of circles, यानी कि थाना का जो सिस्टम है, अभी प्रेजेंट डे में भी आप थाना देख रहे हो, ठीक है। तो वो थाना का जो सिस्टम है, जो सर्कल्स होते हैं, जो थाना होता है, वो सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज हेडेड बाय दरोगा, एक इंडियन व्यक्ति को बनाया जाता था दरोगा, ठीक है, वो उस थाना को हेड करता था। तो ये थाना वाला सिस्टम भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था। फिर आता है जॉन सोर। सर जॉन सोर जो है 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, ठीक है। सर जॉन सोर जो है 1793 से लेकर 1798 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। He played an important role in the introduction of permanent settlement system, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थी, उसका इंट्रोडक्शन में जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और बैटल ऑफ जो खारदा हुआ था बिटवीन निजाम और मराठा, उस समय भी जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो यही था। 1795 में ये हुआ था बैटल ऑफ खारदा, जिसमें निजाम और मराठा के बीच में लड़ाई हुई थी और ब्रिटिशर्स ने चुगली की थी, काफ़ी निजाम को सपोर्ट किया था मराठाओं को दबाने के लिए, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली जो है गवर्नर जनरल रहा 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड वेल्लेस्ली जो गवर्नर जनरल रहा ये 1798 से लेकर 1805 तक रहा। इसके समय जो है इंट्रोडक्शन हुआ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम था जिसके साथ ये साइन करते थे, जिस स्टेट के साथ ये साइन करते थे, मान लो कि कोई इंडियन राजा है, कोई स्टेट होल्ड कर रहा है वो, तो उसके साथ ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी आर्मी
आपके एरिया को प्रोटेक्ट करेगी, आपके एरिया में हम खड़ी कर देंगे अपनी आर्मी, लेकिन उस आर्मी का खर्चा आप उठाओगे, ठीक है। एंड इसके एवज में हमें एक तो आर्मी का खर्चा आप उठा लो, दूसरी बात ये कि हमारे अलावा जैसे फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं या फिर अदर जो यूरोपियन पावर हैं उनसे आपका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा दूत एक आपके दरबार में रहेगा। ये सब ट्रीटी होता था सब्सिडरी अलायंस में। ये 1798 में वेल्लेस्ली लेके आया था। द फर्स्ट अलायंस जो हुआ वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ हुआ, क्योंकि हैदराबाद का निज़ाम जो था वो मराठाओं से परेशान था, ठीक है। मराठा उसको अटैक करते थे और उससे चौथ सरदेश मुखी लेने की कोशिश करते थे, तो निज़ाम ने ये सब्सिडरी अलायंस जो है अंग्रेज़ों के साथ साइन कर लिया। इसके बाद जो है मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा एंड भोसले, सिंधिया वगैरह के साथ भी सब्सिडरी अलायंस इन्होंने साइन किया। फॉर्मेशन हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी का 1801 में। 1801 में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन के तैयार हो गई 1801 में। एंड ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ बंगाल टाइगर। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपने आप को बंगाल टाइगर कहा, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपने आप को बंगाल टाइगर का ओहदा दिया। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ बसैन जो है 1802 में, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसमें जो है उसमें मराठाओं को हार झेलनी पड़ी थी, ठीक है। पूरी तरीके से हार नहीं, बट हार झेलनी पड़ी थी। ट्रीटी ऑफ बसाइन के साथ ये ख़त्म हुआ था, ठीक है, सेकेंड मराठा वार। फिर आता है लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड मिंटो वन, ठीक है। इसके समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसके समय सबसे इम्पॉर्टेंट था कि चार्टर एक्ट जो 1813 का था वो पास हुआ था। लॉर्ड मिंटो वन के समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, चार्टर एक्ट जो था 1813 का वो पास हुआ था। इसके अलावा इसने एक ट्रीटी साइन की थी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ ये 1809 में साइन की गई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो इंडस रिवर है, जो रबी रिवर वो बॉर्डर होगा, वो बाउंड्री होगा, उसके वेस्ट का एरिया जो है वो रंजीत सिंह के पास रहेगा और इधर का एरिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। तो ये जो है ट्रीटी लॉर्ड मिंटो वन ने कंक्लूड किया था महाराजा रंजीत सिंह के साथ। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो पीरियड रहा गवर्नर जनरल का, ये 1813 से लेकर 1823 तक का ये इसका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पीरियड रहा। इसके समय में एंग्लो नेपाल वार हुआ 1814 से 1816 के बीच में। क्योंकि एंग्लो नेपाल वार क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दार्जिलिंग वाला एरिया है, टी वाला जो एरिया है, वो वाले एरिया पे जो है कब्जा कर लें, वहाँ पे हिल स्टेशन को यूज करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, ये उनका मोटो था। तो इस चक्कर में एंग्लो नेपाल वार हो गया 1814 से 16 के बीच में, और ये ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली जो है, सगौली जो जगह है नेपाल में पड़ती है और ये गोरखपुर से नज़दीक ही पड़ता है। 1816 में ये ट्रीटी ऑफ सगौली के साथ जो है ये जो है एंग्लो नेपाल वार ख़त्म हुआ। फिर आता है थर्ड मराठा वार। थर्ड मराठा वार जो है ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। ये आखिरी एंग्लो मराठा वार था, इसके बाद मराठाओं का औचित्य ख़त्म हो गया और 1817 से 18 के बीच में चला। डिजोल्यूशन हो गया मराठा कॉन्फेडरेसी का। मराठा कॉन्फेडरेसी में जो थे सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, सब जो है मिल के लड़ते थे और ये जो कॉन्फेडरेसी थी इसका भी ख़त्म हुआ। इस लड़ाई के साथ ये भी ख़त्म हो गई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन हुआ। पिंडारी वार हुआ एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम काफ़ी फेमस हुई साउथ में और कुछ पोर्शंस ऑफ बाकी इंडिया के पार्ट में काफ़ी फेमस हुई। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम क्या थी, जहाँ पे रैयतों को डायरेक्ट जो है टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये 1820 में जो है थॉमस मुनरो के द्वारा पास किया गया रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये सवाल आता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम किसने का फाउंडर कौन है, इस्टेब्लिशर कौन है, तो आंसर होगा थॉमस मुनरो 1820। जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वो लॉर्ड एमहर्स्ट बना। 1823 से लेकर 1828 तक का इसका पीरियड था। इसके समय इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसके समय जो है फर्स्ट बर्मीज वार हुआ 1824 से लेकर 1826 के बीच में। फर्स्ट बर्मीज वार हुआ, एंग्लो बर्मीज वार कहते हैं, जहाँ पे बर्मा को जो है इनको कब्जा करने का एक शौक चढ़ा हुआ था। ट्रीटी ऑफ यांगदुबो साइन हुआ 1826 में और कैप्चर किया गया भरतपुर को।
भरतपुर जो है ये जाटों का जो है, जाटों का जो है ये एरिया था, इसे कैप्चर किया गया लॉर्ड आर्महेस्ट के द्वारा। अब आता है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो देखिए अब क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ओहदा दे दिया गया। बोला गया कि नहीं, ये बंगाल जो है लिमिटेड वर्ड को दिखाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन होगा, सारा मैक्सिमम पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसका पीरियड रहा 1828 से लेकर 1835 में तक इसका पीरियड रहा। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये काफ़ी सारे सुधार के काम करता था, जैसे कि सती प्रथा को इसने ख़त्म करने का बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा इसने जो है, जो उस समय जो लूटपाट करते थे लोग, उन पे भी काफ़ी नकेल कसा, बहुत सारे अच्छे काम किए इसने। और ये बहुत अच्छा दोस्त था राजा राम मोहन रॉय का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक इसने शासन किया। इसके समय चार्टर एक्ट जो है 1833 का पास हुआ एंड ही वाज मेड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साथ ही साथ। ठीक है, जैसे ही चार्टर एक्ट जो पास हुआ 1833 का, इसके साथ ही इसको जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, क्योंकि जस्ट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि चार्टर एक्ट तो 1833 में पास हुआ था, ये तो 1828 से ही बैठा था, तो पहले ये एक्चुअली क्या था, पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो कि बाद में ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो सवाल ऐसे भी आता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे लॉर्ड आर्महेस्टम आप नहीं लगा सकते हो, वहाँ पे आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बिफोर हिम द डेजिग्नेशन वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, खुद भी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रह चुका है। ही कैरिड आउट द सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा को इसने प्रोहिबिट किया 1829 में। इसमें राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी सपोर्ट किया इसका। इसने एलिमिनेट किया ठग्स का, मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें ठगी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ठग जो है क्यों कहीं ना कहीं जो है ठग जो है काफ़ी प्रकोप में थे उस समय, ठगी बहुत ज़्यादा होती थी। एक कैप्टन था, कैप्टन स्लीमन, जिसने ठगों को काफ़ी दबाया था, ठगों को काफ़ी दबाया था। ठीक है, इसके अलावा ऑन मैकालेज रिकमेंडेशन, मैकाले के, देखिए आज की डेट में हमारा जो लॉ बुक है ना, इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड वगैरह, ये सब लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले का रिकमेंडेशन जो आया था इसके समय में आया था कि भैया इंग्लिश को जो है मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बनाना चाहिए। एंड इसी के समय विलियम बेंटिक के ही समय फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या हो रही थी, महिला का पेट में ही चाइल्ड सेक्रीफाइस होता था, इसे भी प्रोहिबिट किया गया, एलिमिनेट किया गया, ख़त्म किया गया। ठीक है, सप्रेस किया गया। फिर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है, एक ही इससे सवाल आता है एक्चुअली, पहले इसका पीरियड जान लो, 1835 से 1836 तक ये गद्दी पे बैठा रहा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के। इससे एक सवाल आता है, बार बार आता है कि इसे जो है क्या कहते हैं, तो इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कहा जाता है। लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। इससे यही एक सवाल आता है, यही एक सवाल आता है लॉर्ड मेटकाफ से रिलेटेड। तो ये आपको आई होप ये याद रहेगा कि इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कहा जाता है। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये 1836 से लेकर 1842 तक इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट संभाला। इसके समय फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुआ। फर्स्ट अफ़गान वार जो है जहाँ पे ब्रिटेन चाहता था कि अफ़गानिस्तान पे जो है कब्जा कर लिया जाए, और जबकि अफ़गानिस्तान पे कब्जा तो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन भी एक बड़ा देश है। तो इसमें जो है 1838 से 1842 में हुआ, और ये इसमें जो इंडियन सिपाहियों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी। इंडियन जो सिपाही थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें इंडियन सिपाहियों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि इंडियन सिपाहियों को कुछ भी खाना पड़ रहा था इस वार के दौरान, और ये एक वन ऑफ द रीजन भी माना जाता है सिपाही म्यूटनी का। ठीक है, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था फर्स्ट अफ़गान वार। फिर आता है लॉर्ड एलिनबोरो।
लॉर्ड एलन बोरो का जो पीरियड था ये 1842 से लेकर 1844 तक का पीरियड था। इसके समय इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसने स्लेवरी को इंडिया में एबोलिश किया, इसने ख़त्म किया स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, स्लेवरी इन इंडिया किसने ख़त्म किया, तो लॉर्ड एलन बोरो ने किया। इसके समय एक वार हुआ ग्वालियर के साथ 1843 में, इसके समय एक वार हुआ ग्वालियर के साथ 1843 में। साथ ही एनेक्सेशन हुआ सिंध का, चार्ल्स नेपियर ने सिंध को एनेक्स किया 1843 में। चार्ल्स नेपियर ने सिंध को एनेक्स किया, मतलब एनेक्स करके अपने ब्रिटिश जो है एरिया में मिला लिया गया। ठीक है, सिंध को चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो ये भी सवाल आता है कि सिंध को किसने एनेक्स किया था, तो ये एनेक्स किया था चार्ल्स नेपियर ने किया था। और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड एलन बोरो के काल में हुआ था। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है, इसके समय फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845 से 46 के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ। और इसी के साथ जो है सिख वार ख़त्म कब कैसे हुआ, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में और फर्स्ट एंग्लो सिख वार ख़त्म हुआ। एक्चुअली 2 एंग्लो सिख वार हुए हैं, एक 1845 से 46 और इसके अलावा एक 48-49 में भी हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग ने प्रीफरेंस दिया इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट में। इसने कहा कि जो भी हों, वो इंडियन हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, कोई भी हो, इंग्लिश में एजुकेटेड हैं तो उनको प्रीफरेंस मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में। ऐसा किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर आता है वेरी फेमस लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि इंडियन रेलवे का बिछना, ठीक है, स्टार्ट होना, पहली ट्रेन चलना, इसके अलावा टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है, स्टार्ट होना, टेलीफोन सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि भाई कोई भी राजा है, उसका अगर कोई सन नहीं है तो उसके राजपाट को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में मिला लेती थी, छीन लेती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। कोई भी राजा है जिसका एडॉप्टेड सन है, उसको नहीं माना जाता था कि भैया वो राजा बनेगा, खुद राजा का बेटा होना चाहिए तभी उसको गद्दी संभालने का मौका मिलेगा, वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसके एरिया को, उसके राजपाट को अपने में मिला लेती थी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनी सिपाही म्यूटनी का। उसमें जो लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही किया था 1857 की क्रांति को। तो इसने एनेक्स किया सबसे पहले सतारा को 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, जयपुर और संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। तो ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अवध को एनेक्स किया गया ऑन द अकाउंट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ कि अब उसमें तो पॉलिसी ये थी कि भैया किसी का सन नहीं है तो उसे जो है कहीं ना कहीं एनेक्स कर लिया जाएगा, लेकिन अवध में तो ऐसा कुछ नहीं था। अवध में तो राजा खुद बैठा था, उसका सन भी था। ठीक है, तो उसको बोला गया कि नहीं, तुम्हारे राजपाट में माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती हड़पने के लिए। तो अवध को भी एनेक्स किया गया 1856 में, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना वहाँ के जो सिपाही थे उनको विद्रोह का। इसके समय में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछी थी बॉम्बे से थाने के बीच में, 1853 में ट्रेन भी चली। टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता से आगरा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग रेलवे लाइन के बारे में जानते हैं कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, लेकिन टेलीग्राफ लाइन के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कलकत्ता से आगरा के बीच में ये बिछी थी टेलीग्राफ लाइन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन। पोस्टल रिफॉर्म्स हुए इसी के समय में, और फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टाम्प कराची में 1854 में पहला जो है इंडियन स्टाम्प जो है इशू हुआ विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ इसके समय में 1856 में। द मेन फोर्स बीइंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूवमेंट ही था, वो उनका डिमांड था, जिसके वजह से जो विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में इसके समय में पास हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को इसने ठीक कराया था, एंड हार्बर ऑफ कराची को भी ठीक कराया था। इसके अलावा जो है बॉम्बे एंड कलकत्ता को डेवलप किया था इसने एज ए मॉडल सिटी के तौर पे। चार्टर एक्ट जो है 1853 का पास हुआ। सिलेक्शन टू सिविल सर्विस थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसी के समय में स्टार्ट हुआ।
कि अब सिलेक्शन जो होगा सिविल सर्विसेज में वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत होगा, ये स्टार्ट हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। एंड लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग कॉलेज एट राउरकेला, रुड़की, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में किसने स्टार्ट किया, तो वो भी इसी ने स्टार्ट किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ही मेड शिमला द समर कैपिटल, शिमला को, क्योंकि इंडिया में जो है दिल्ली में गर्मियों में बहुत गर्मी लगती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, इससे जो है परेशान हो जाते थे ये सब। तो इन्होंने कहा कि शिमला को हम लोग जो है सेकेंड कैपिटल या फिर समर कैपिटल बनाएंगे, जहाँ पे गर्मियों में हम लोग चले जाएंगे। तो ये जो है डलहौजी के बाद वायसराय ऑफ इंडिया आने लग गए, वायसराय लोग बनने लग गए। और पहला जो वायसराय बना वो बना था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय बना। तो एक्चुअली वायसराय 1858 में शुरू हुआ था सिस्टम, बट लॉर्ड कैनिंग जो था ये पहला वायसराय इसलिए बना, और ये आखिरी ये भी था, ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था, क्योंकि इसने जस्ट टेक ओवर किया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी से। और इसी के समय में सिपाही विद्रोह हो गया। सिपाही विद्रोह के बाद बहुत सारा सिस्टम चेंज हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसे एबोलिश कर दिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपने अंडर जो है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, इंडिया का शासन जो है ले लिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है आखिरी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी था। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय। देखो ये बात यहाँ पे लिखी भी गई है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय। ही विड्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूँकि माना जाता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही जो इंडियन जो उस समय के प्रिंस थे, इंडियन जो राजा थे, किंग वगैरह, वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने सिपाही विद्रोह काफ़ी सपोर्ट किया था। तो इसको देखा गया कि ये तो भैया गलत है, तो इसको विड्रॉ किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने। लाया किसने था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 की क्रांति ऑफ कोर्स इसी के समय हुई थी, 1857 की क्रांति। ही पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसी के समय में पास हुआ था, विच इंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही था। इसके समय में 3 यूनिवर्सिटी, वो वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है, तीनों यूनिवर्सिटी इसी के समय में इस्टेब्लिश हुई थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी इस्टेब्लिश। इंडियन पेनल कोड पास हुआ था 1859 में, जो कि मैकाले का ही जो है वो देन था, उसी ने इसको ड्राफ्ट किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था 1861 में, इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। फिर बनता है वायसराय लॉर्ड इल्गिन वन। लॉर्ड इल्गिन वन का जो पीरियड था वो 1862 से लेकर 1863 तक का पीरियड था, ठीक है। लॉर्ड इल्गिन वन जो है वायसराय बनता है। लॉर्ड इल्गिन वन का जो पीरियड था वो 1862 से लेकर 1863 तक का था। इसके समय में फेमस क्या था, वहाबी मूवमेंट हुआ था। वहाबी मूवमेंट एक मुस्लिम रिलीजन का एक मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था, जो कि बाद में नेशनल मूवमेंट की तरह भी काम किया इन्होंने, ठीक है। इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स की बात की गई, इसमें अंग्रेज़ों के अगेंस्ट भी लड़ाइयाँ चली। तो वहाबी मूवमेंट जो था, इसके 2 सेंटर थे, एक पटना में था, एक और सिताना जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे था। वहाबी मूवमेंट लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते हैं अगले वायसराय, 1864 से लेकर 1869 तक का पीरियड। ही इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट 3 जगह इस्टेब्लिश हुई इसी के समय में, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए 1865 में, ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में, जिसका पीरियड था 1864 से 1869, इसी के समय में हाई कोर्ट्स 3 जगह इस्टेब्लिश हुए, कैलकाटा में भी, बॉम्बे में भी और मद्रास में भी 1865 में। इसके अलावा टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो है ओपन हुआ यूरोप के साथ। अब यहाँ बैठ के, इंडिया से बैठ के डायरेक्टली टेलीग्राफिक जो है कम्युनिकेशन हो सकता था। एंड इट क्रिएटेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉन लॉरेंस ने इस्टेब्लिश किया था। फिर आता है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का पीरियड था 1869 से लेकर 1872 का, इसका जो है पीरियड था। पहला जो सेंसस हुआ था इंडिया में, पहला जो सेंसस हुआ था वो फर्स्ट टाइम सेंसस जो हुआ था वो इसी के समय में हुआ था 1871 में, पहला सेंसस। बट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस जो है 1881 से स्टार्ट हुआ था। सो ही ऑर्गेनाइज्ड द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री ए सेंसस वाज हेल्ड इन 1871। ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जहाँ पे फाइनेंशियली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सेंटर जो है
फाइनेंशियल पावर अपने कम करेगी और जो प्रोविंसेस थे उनके फाइनेंशियल पावर बढ़ाए जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसके समय स्टार्ट हुआ लॉर्ड मायो के समय। ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स किसने इस्टेब्लिश किया? तो वो लॉर्ड मायो ने किया। लॉर्ड मायो ने ही इस्टेब्लिश किया था राजकोट कॉलेज को एट काठियावाड़। काठियावाड़ में जो है राजकोट कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, और मायो कॉलेज इसने अजमेर में इस्टेब्लिश किया फॉर इंडियन प्रिंसेस, जहाँ पे इंडियन प्रिंसेस अपने पढ़ाई कर सकते थे। ही वॉज द ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। इसकी मर्डर जो है एक पठान ने अंडमान में जब ये घूम रहा था 1872 में, इसकी मर्डर कर दी। एक ओनली वायसराय है जिसका मर्डर हुआ था, इसका नाम है लॉर्ड मायो। आप इसे याद रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मर्डर वाला जो है पूछा जाएगा। कहता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है 1872 से लेकर 1876 तक ये शासन किया लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। एंड कूका मूवमेंट जो हुआ, जो कि एक पंजाब का मूवमेंट था, इट टुक अ रिबेलियस टर्न ड्यूरिंग हिज पीरियड। ठीक है, कूका मूवमेंट जो हुआ लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ, और ये कि जो है रिबेलियस टर्न इसने ले लिया, काफ़ी ज़्यादा इसमें मारकाट हुए। फिर आता है एक गंदा सा शासक लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने काफ़ी जो है इंडिया पे नकेल कसा। ये जो है ही इज़ नोन एज द वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। ठीक है, इसको वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट लाया था, जिसमें इसके अलावा आर्म्स एक्ट लाया गया था कि भैया अगर इंडियन आर्म्स रख रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। वही ब्रिटिशर्स रख रहा है तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्म्स अगर कोई रख रहा है, इंडियन व्यक्ति के पास बंदूक है, तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, वरना उसका बंदूक जो है जब्त हो जाएगा। ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था कि भाई कोई भी अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो इंडियन लोकल लैंग्वेज है, हिंदी के अलावा मराठी, बाकी सब जो लैंग्वेज वाले हैं, वो वाले अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराई करेंगे तो उनके मशीनरी को सबको जब्त कर लिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो ये दो जो है ड्रैकोनियन एक्ट ये लेके आया था। इसके अलावा रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है 1876 में पास हुआ था। एंड द एजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया, दिल्ली दरबार लगा 1877 में, इसी के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। फिर लॉर्ड लिटन के बाद आया भारत का एक और जो है, भारत में एक और अच्छा वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर 1884 तक इसने वायसरायशिप निभाई। इसके समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 का पास हुआ था। इसके समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पास हुआ था, जहाँ पे लेबर के लिए थोड़ा सा कुछ रियायत मिला और इम्प्रूव किया गया चाइल्ड लेबर कंडीशन के, और जो वर्किंग आवर था लेबर्स का उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया। बोला गया कि 8 से 9 घंटे से ज़्यादा जो है आप काम नहीं करा सकते हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। ही रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में, जो कि लाया गया था 1878 में, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसने रिपील कर दिया। फाइनेंसेस ऑफ सेंटर वेयर डिवाइडेड, जो फाइनेंस थे सेंटर के वो डिवाइड किए गए। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन आया इसके समय में। एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर के समय में एजुकेशन कमीशन बनी 1882 में, टू इम्प्रूव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एल्बर्ट बिल आया। एल्बर्ट बिल जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल बन गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम एक इंडियन जज को पावर दिया गया कि वो ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकता था। ठीक है, इट इनेबल्ड इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल। और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। वहाँ के नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बिल कैसा बिल है, ये तो बहुत ख़राब बिल है, इसमें तो भैया अब इंडियन इन्फीरियर रेस हमें कैसे वो ट्राई करेगा, ये करके पूरा बवाल कटा था। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसके समय में लॉर्ड डफरिन के समय में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसी के समय यानी कि लॉर्ड डफरिन के ही समय में एक वार हुआ था, थर्ड बर्मीज वार कहते हैं इसे। लॉर्ड डफरिन के समय ही में ही एक वार हुआ था जिसे थर्ड बर्मीज वार कहते हैं। यह 1885-86 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में।
फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउने, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउने, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउने का जो पीरियड था ये 1888 से लेकर 94 के बीच का था। और इस समय फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1891 में, फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1891 में लॉर्ड लैंसडाउने के समय में। एंड ही ग्रांटेड वीकली हॉलीडेज एंड स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउने ने 1888 से 94 के बीच में शासक रहा। फैक्ट्री एक्ट आया इसके समय में 1891 में, और लॉर्ड लैंसडाउने ने ग्रांट किया वीकली हॉलीडे एंड स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सिविल सर्विसेज वेर डिवाइडेड इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज जो थे वो डिवाइड किए गए इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसी के समय में आया, लॉर्ड लैंसडाउने के समय में। और डूरंड कमीशन जो है जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ये लाइन बनी थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। और अब ये लाइन है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। 1893 में डूरंड कमीशन आया था, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बाउंड्री लाइन के लिए डूरंड कमीशन लॉर्ड लैंसडाउने के समय आया था। फिर अगला जो आता है वायसराय वो है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का जो पीरियड था वो था, लॉर्ड एल्गिन का जो पीरियड था वो 1894 से लेकर 1899 का पीरियड था। इसके समय में साउदर्न अपराइजिंग हुआ 1899 में, साउदर्न अपराइजिंग हुआ 1899 में। और एक बहुत बड़ा जो है फेमीन आया, अकाल पड़ा, और उस अकाल को जो है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक लॉयल कमीशन बनाया गया था। इट वाज रिलेटेड टू फेमीन। और ये सवाल पूछा जाता है कि लॉयल कमीशन जो था वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो वो इंक्वायरी कमीशन था जो फेमीन आया था 1896-97 में, उसके लिए ये बनाया गया था। इनफैक्ट लॉयल कमीशन के रिपोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। फिर आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ, एवरीबडी नोज अबाउट इट। 1899 से लेकर 1905 तक ये गद्दी पे बैठा रहा। एंड एक कमीशन इसने अपॉइंट किया था अंडर सर थॉमस रेलीग, जिसे रेलीग कमीशन कहते हैं, 1902 में, ताकि सजेस्ट कर सके रिफॉर्म इन द यूनिवर्सिटीज़ में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके लिए थॉमस रेलीग के अंडर में एक कमीशन बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 में पास हुआ इसी के समय में। 1904 में जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास हुआ था वो इसी के समय हुआ था। दिस वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रेलीग कमीशन। एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया 1904 में इसी के समय में। और इसी के साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड एट पूसा इन दिल्ली, दिस इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्यूरिंग दिस वायसराय, ठीक है। पार्टीशन हुआ बंगाल का 1905 में। कर्नल यंग जो था कर्नल यंग्स हस्बैंड्स एक्सपेडिशन जो था तिब्बत में 1904 में हुआ। फिर आता है एक वायसराय जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू का जो पीरियड था वो था 1905 से लेकर 1910 का। लॉर्ड मिंटो टू का जो पीरियड था वो था 1905 से लेकर 1910 का। इसके समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इसके समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जो कि 1905 से लेकर 1908 के बीच में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया कि ब्रिटिशर्स के आइटम को, गुड्स को हम यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। इसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सूरत सेशन हुआ जहाँ पे स्प्लिट हुआ नरम दल और गरम दल में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है विभाजन हो गया। कांग्रेस का दो भागों में बट गई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। फिर आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 वाला, वो इसी समय में हुआ था। मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी था और मिंटो जो था उस समय वायसराय था, और दोनों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किया था 1909 में। और 1909 में ही जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाया गया था। तो मिंटो टू को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉम्युनलिज्म भी कहा जाता है। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का पीरियड था 1910 से 1916 का। कैपिटल इसके समय शिफ्ट हुआ था, कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि बंगाल जो है ना, बंगाल एक बहुत बड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट का गढ़ बनता जा रहा था। और इसीलिए
कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली जो है कैपिटल लाया गया 1911 में, और दिल्ली दरबार लगा, पार्टीशन हुआ बंगाल का जो हुआ था उसे कैंसिल किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। जो हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा को फाउंड किया गया 1915 में बाई पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन हुआ, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एक अगेन कॉम्युनलिज्म के तर्ज पे ये हुआ था। फिर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का पीरियड था 1916 से 1921 का, और गांधी जी जो है इस समय इसी के आसपास जो है गांधी जी जो है इंडिया आए थे। वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, एंड उन्होंने जो है साबरमती आश्रम जो है 1916 में स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने 1917 में, चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण में इंडिगो जो है नील की खेती करने वाले तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट में था। इसके अलावा इन्होंने एक दो और मूवमेंट किए, जो कि था सत्याग्रह एट अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए किया गया था, और खेड़ा के किसानों के लिए भी इन्होंने 1918 में सत्याग्रह किया, और तीनों सक्सेसफुल थे। अगस्त डिक्लेरेशन हुआ 1917 में बाय मॉन्टेग्यू, जहाँ पे मॉन्टेग्यू ने कहा, जो कि उस समय सेक्रेटरी था स्टेट इंडियन स्टेट का, एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1919 में, जहाँ पे बोला गया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब हम बनाएंगे। इस एक्ट के तहत एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी इंडियंस के लिए, जो कि फेल होती हुई दिखी। रॉलेट एक्ट पास हुआ था मार्च 1919 में। एक एक्ट ऐसा एक्ट था जो कि जिसमें प्रावधान था कि किसी भी नेता को जो कि ब्रिटिशर्स की बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बिना किसी चार्ज के, ट्रायल के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था, जिसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को लोग जो है एक जालियांवाला बाग है अमृतसर के पास में, वहाँ इकट्ठा हुए थे, जस्ट अपना रिसेंटमेंट दिखा रहे थे, पीसफुली इकट्ठा हुए थे। और वहाँ का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने दरवाज़ा बंद करवा दिया, गेट बंद करवा दिया उस फील्ड का, उस बाग का, और उन पे ओपन फायर करा दिया, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इट वॉज फॉर्म्ड एंड द खिलाफत मूवमेंट जो है 1919-20 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो है तुर्की का जो खलीफा था उसके साथ जो गलत किया था वर्ल्ड वार 1 के बाद, उसके अगेंस्ट में चला था। इंडियन जो मुस्लिम्स थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने चलाया था 1920 से 22 के बीच में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और बाद में ये चौरी चौरा कांड के बाद ये भी ख़त्म हो गया था। साथ में पूना जो है वुमेंस यूनिवर्सिटी पूना में 1916 में फाउंड हुई थी। अगला जो वायसराय आया वो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें इसने रिपील किया था रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को इसने ख़त्म किया था। चौरी चौरा इंसिडेंट इसके समय में हो गया, जो कि एक कारण बना गांधी जी के विड्रॉल का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जहाँ पे चौरी चौरा में एक थाने में कुछ पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया था। आरएसएस जो है उसका फाउंडेशन हुआ 1925 में आरएसएस का, ठीक है, स्वयं सेवक संघ जो है। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग ने सप्रेस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसके साथ ही स्वराज पार्टी 1930 में इसी के समय में बनी थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी बनाई थी। मोपला रिवेलियन 1921 में हुआ था इसके समय में, मोपला रिवेलियन, जो कि इसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी दिक्कत आ गया था। मोपला जो है मालाबार रीजन के मुस्लिम जो हैं लोग हुआ करते हैं, ट्राइब हुआ करते हैं, इन्होंने रिवेलियन किया केरल में। काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ 1925 में, 1 अगस्त 1925 को। कॉम्युनल राइट्स हो गए 1923 से 25 के बीच में। 1923 और 1925 के बीच में कॉम्युनल राइट्स हुए मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली में। फिर आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय इंपॉर्टेंट क्या हुआ, साइमन कमीशन जो है इंडिया में विजिट की और लोगों ने जम के इसका विरोध किया, क्योंकि एक ऐसी कमीशन थी जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ऑल वाइट जो है मैन इसमें इसके मेंबर थे, और इसका विद्रोह खूब हुआ। कांग्रेस ने इंडियन रिजोल्यूशन 1929 में पास किया। लाहौर सेशन हुआ 1929 में, जहाँ पे 'नॉट लेस देन' पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इसके जो है
प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दांडी मार्च स्टार्ट किया गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हो गई, ठीक है, 1930 में दांडी मार्च के साथ ही, जिसमें उन्होंने नमक तोड़ो नमक कानून का विरोध किया, नमक बनाकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर वहाँ पे नमक बनाया उन्होंने। नमक पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स होता था, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, जहाँ पे गांधी जी ने कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ उसके बाद, जिसमें गांधी जी और इरविन ने कुछ कंडीशंस लगाए। इरविन ने बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ दो, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। गांधी जी ने कहा कि हमारी बात मानो यार, हमारी बात क्या क्या है, तो सॉल्ट टैक्स कम करोगे, और जो इंडियन जो लोगों को, जो नेताओं को जो अरेस्ट किया है उनको छोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, कोई रिवोल्यूशनरी प्रिजनर नहीं है। तो ये सब कुछ पैक्ट साइन हुआ, और इसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लॉर्ड विलिंगडन उस समय वायसराय था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगडन जो है ये वायसराय था, जो कि 1931 से लेकर 1936 तक ये वायसराय रहा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के समय में हुआ था लंदन में 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के समय हुआ था लंदन में 1931 में, और थर्ड जो हुआ था ये भी इसी के समय हुआ था 1932 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ था। कॉम्युनल अवार्ड इसी के समय में आया था, लॉर्ड विलिंगडन के समय में। कॉम्युनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड था जिसमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान जो था वो डिफरेंट डाउन ट्रोडन कास्ट के लिए दिया गया था, SC और ST के लिए, जिसका विरोध किया गांधी जी ने, और फास्ट अनटू डेथ तक वो चले गए थे। और इसी के बाद पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और ये जो है गांधी जी ने बोला कि यार सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे हम लोग सीटों का जो है रिजर्वेशन ज़रूर कर देंगे, और वो हुआ भी। फिर आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जो पीरियड था वो 1936 से लेकर 1943 के बीच का था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इसी के समय में रिजाइन किया था, क्योंकि उसी समय जो है 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गई थी, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया जो है हमारे तरफ से लड़ेगा। बिना यहाँ के लीडर्स के परमिशन से ये उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज़ एट वार विथ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री जो जितनी भी फॉर्म हुई थी कांग्रेस वाली, विरोध में उन्होंने रिजाइन कर दिया। एज ए डिलीवरेंस डे मनाया बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे 1939 में मनाया। लाहौर रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पास हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। डिमांड किया इन्होंने सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, और पाकिस्तान का जो है 2 नेशन थ्योरी जो है वो सामने आया। इट वाज एट दिस सेशन दैट जिन्ना प्रोपाउंडेड हिज 2 नेशन थ्योरी। बोला आज़ादी होगी, बट हम 2 नेशन के साथ आज़ादी होगी, हम इनके साथ नहीं रह सकते। आउटब्रेक हुआ इसी समय में वर्ल्ड वार 2 का 1939 में। क्रिप्स मिशन आया लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को हुआ स्टार्ट, ठीक है, वो भी लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। फिर आता है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो था वो 1943 से 1947 के बीच में था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 16 मई 1946 को इंडिया में आया था। इट अरेंज द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 25 जून 1945 विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो है जो कि फेल हो गया शिमला कॉन्फ्रेंस। इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इसी के दौरान जो है लॉर्ड वेवल के समय में ही जो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई। इंटरिम गवर्नमेंट को जो है हेड कर रहे थे नेहरू जी। तो 2 काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही थी और दूसरा संविधान लिखने का काम कर रही थी। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन। ये मार्च से लेकर अगस्त 1947 के बीच में ये गद्दी पे बैठा रहा। ये लास्ट वायसराय था ब्रिटिश इंडिया का, और फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का। ठीक है दोस्तों, तो ये आखिरी वायसराय था ब्रिटिश इंडिया का, और फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का। इसी के समय जो है पार्टीशन हुआ इंडिया का, डिसाइड हुआ 3 जून को माउंटबेटन प्लान के साथ ही पार्टीशन भी बिल्कुल डिसाइड हो गया कि अब इंडिया जो है बट के रहेगा।
ये रिटायर्ड हो गया जून 1948 में एंड वाज सक्सीडेड बाय सी राजगोपालाचारी जो कि फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बने। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे 4 जुलाई 1947 को पास किया था और भारत आज़ाद हुआ इसी एक्ट के तहत। इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये ख़त्म होता है पूरा सेशन। वायसराय हमने देखा, हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखा, हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, फैला दो अपने दोस्तों में। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।